सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रजत परमार और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राज लर्निंग क्लासेस। साथियों, वैसे तो आज दिन है शुक्रवार, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं EVS, जो कि हम गुरुवार को पढ़ते हैं। कल किसी कारणवश वीडियो नहीं बन पाया था और कल वीडियो पोस्ट नहीं हो पाया था, तो जिसके चलते हम आज वीडियो EVS का बनाकर आपके लिए पोस्ट कर रहे हैं। और आज हम EVS पढ़ने वाले हैं, यानी कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है साथियों, वो है नेशनल एम्बलम्स, यानी कि हम राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि भाई राष्ट्रीय प्रतीक हैं क्या। राष्ट्रीय प्रतीक कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे राष्ट्र की एकता को संबोधित करते हैं, और हमारे देश में विभिन्नता होने के बावजूद भी ये राष्ट्रीय प्रतीक हमारी एकता को संदर्भित करते हैं और साथ ही साथ हमें गौरव की भावना प्रदान करते हैं। तो साथियों, इनके बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होगा। तो शुरू करते हैं। हम पहले राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है हमारा नेशनल सिंबल। नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय चिन्ह की हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय चिन्ह आप सभी को मालूम होगा साथियों कि हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है अशोक स्तंभ से लिया गया है, या अशोक स्तंभ जिसे कहें। ठीक, अशोक स्तंभ जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, उस कलाकृति से लिया गया है। और अशोक स्तंभ जो है ये महान शासक, मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक द्वारा बनाया गया था। यदि इस स्तंभ की बात करें तो ये आज सारनाथ में एक संग्रहालय में मौजूद है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है और ये जो स्तंभ है वो सारनाथ के एक संग्रहालय में मौजूद है। यदि बात करें भाई इस स्तंभ की, तो इस स्तंभ में आपको 4 सिंह देखने को मिलते हैं जो एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं। इस स्तंभ में मुख्य रूप से आपको 4 सिंह देखने को मिलते हैं। यदि आगे बात करें भाई इसको अपनाया कब गया था, तो आप साथियों आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 के दिन। तो 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान भी लागू हुआ था, उसी दिन इस चिन्ह को अपनाया गया था। साथ ही थोड़ी सी और डिटेल्स की अगर बात करें तो इस सिंह में इसके आधार की तरफ आपको 4 जानवर और दिखाई देते हैं। वो जो 4 जानवर हैं कि भाई एक आपको घोड़ा, बैल, हाथी और सिंह नजर आता है, एवं एक सिंह या शेर इसके आधार की तरफ। साथ ही इसमें कुछ चक्र बने होते हैं, इनमें चक्र आपको दिखाई देते हैं ऊपर की तरफ, और साथ ही आधार में भी ये जो चक्र है, ये चक्र आपको संदर्भित करता है कि भाई जीवन जो है गतिशील है। ये जीवन की गतिशीलता को संदर्भित करता है, जीवन की गतिशीलता को संदर्भित करता है। और ये माना जाता है कि यदि जीवन रुक जाता है, यानी यदि जीवन रुक जाता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो जीवन गतिशील होता है और रुकने का अर्थ है मृत्यु। तो ये जो चक्र है आपकी समय की गतिशीलता को प्रदर्शित करता है। तो साथियों, ये था हमारा पहला राष्ट्रीय प्रतीक, जिसके बारे में हमने बात की कि भाई हमारा जो पहला राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल सिंबल जो है वो है अशोक स्तंभ। ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें 4 सिंह आपको एक दूसरे की पीठ करते बैठे हुए दिखाई देते हैं। इस को अपनाया गया था साथियों 26 जनवरी 1950 के दिन। इसको संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इस अशोक स्तंभ में आपको
चार जानवर और आधार की तरफ दिखाई देते हैं, जो है घोड़ा, बैल, हाथी एवं सिंह। यदि और आगे बात करें तो इसमें आपको एक चक्र दिखाई देता है जो जीवन की गतिशीलता का प्रतीक है, और यदि जीवन रुक जाता है तो इसका अर्थ है मृत्यु। तो हमेशा गतिशील रहिए। अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको गतिशील बने रहना होगा, भले ही आपकी गति कम हो लेकिन आपको निरंतर चलते रहना होगा। तो साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे हम दूसरे राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें। तो साथियों, अब हम बात करने वाले हैं हमारे दूसरे राष्ट्रीय प्रतीक की, जो कि है राष्ट्रीय ध्वज, यानी कि नेशनल फ्लैग की बात करने वाले हैं साथियों। तो आपको मालूम ही होगा जो हमारा नेशनल फ्लैग है, यदि बात करें अंग्रेजी की तो अंग्रेजी में इसे ट्राई कलर बोला जाता है, और वहीं बात करें हिंदी की तो बच्चा बच्चा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम जानता है, जो कि है तिरंगा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा हमारा झंडा जो है भाई, तिरंगे झंडे के नाम से हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो जाना जाता है। तो अब इसको समझते हैं भाई, नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा प्रतीक है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी एकत्रित करते हैं। आपको मालूम है कि भाई ये रेक्टेंगुलर शेप में आपका देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत तीन पट्टियां होती हैं, जिसके अंदर तीन पट्टियां होती हैं। ऊपर की पट्टी आपकी केसरिया रंग की होती है, बीच में आपको सफेद रंग की पट्टी मिलती है, और नीचे आपको हरे रंग की पट्टी मिलती है। बीच की जो सफेद रंग की पट्टी है उसमें आपको एक नीले कलर का चक्र देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत 24 तीलियां होती हैं। इसको अगर आप गिनोगे तो ये 24 तीलियां गिनती में होती हैं। इस चक्र की अगर बात करें तो ये नीले रंग का चक्र होता है, और इसमें आपको 24 तीलियां देखने को मिलती हैं। साथ ही अगर बात करें इनके रंगों की तो प्रत्येक रंग, प्रत्येक पट्टी का प्रत्येक रंग आपको कुछ ना कुछ दर्शाता है, कुछ ना कुछ बताता है। तो जो केसरिया रंग है साथियों, वो शौर्य और त्याग का प्रतीक है, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। वहीं बात करें सफेद रंग की, जो कि दूसरी पट्टी पर आपको रंग दिखाई देता है, वो आपका सत्य और शांति का प्रतीक है। सफेद रंग जो है साथियों सत्य और शांति का प्रतीक है। वहीं बात करें हरे रंग की तो हरा रंग जो है वो समृद्धि और प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक है, प्रकृति की सुंदरता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई कि भाई इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। बात अगर करें इसकी लंबाई और चौड़ाई की तो साथियों ध्यान रखिएगा कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है तिरंगे झंडे का वो है 3:2, यानी 3:2 में इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देखने को मिलता है। यदि लंबाई हम 3 मीटर लेते हैं तो चौड़ाई हमें 2 मीटर लेनी पड़ेगी, या मैं कहूं कि यदि लंबाई 3 फुट लेते हैं तो चौड़ाई आपको 2 फुट लेनी पड़ेगी, यानी 3:2 में आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देखने को मिलता है। ये प्रश्न क्या है, घुमाकर भी पूछ लिया जाता है। घुमाकर के कैसे कि भाई चौड़ाई पहले रख दिया जाएगा, लंबाई पीछे रख दिया जाएगा, तो आपको इन नंबर्स को भी चेंज करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, यदि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो यही अनुपात होगा 3:2, और यदि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा जाए तो अनुपात पलट जाएगा, जो कि हो जाएगा 2:3। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको टकराए तो भाई कौन सा अक्षर पहले दिया है, कौन सा नाम पहले दिया है, उसी प्रकार हमें उसका अनुपात बताना होता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि भाई इसे अपनाया कब गया था। तो ध्यान रखिएगा साथियों, हमारा जो तिरंगा झंडा है उसे 22 जुलाई 1947 के दिन हमारी संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। उसी दिन से ये जो झंडा है वो हमारा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज कहलाने लगा। ठीक,
फिर से एक बार बात कर लेते हैं साथियों इसकी कि भाई ये जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा यानी कि तिरंगा जो है वो आपको रेक्टेंगुलर शेप का देखने को मिलता है, जिसमें 3 आपको रंग देखने को मिलेंगे 3 पट्टियों पर। पहला जो केसरिया रंग है वो शौर्य और त्याग का प्रतीक है। दूसरा सफेद रंग सत्य और शांति का प्रतीक है। साथ ही बात करें तीसरे हरे रंग की तो जो है समृद्धि और प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक। इसी के साथ बीचों बीच इसके एक नीले कलर का चक्र दिखाई देता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। ये जो चक्र है साथियों ये वही चक्र है जो अशोक स्तंभ में देखने को मिलता है, यानी अशोक स्तंभ की आकृति से इस चक्र को लिया गया है। और आपको मालूम ही है कि ये जो चक्र है ये आपका दर्शाता है जीवन की गतिशीलता को, जीवन की गतिशीलता को ये चक्र दर्शाता है, यानी जीवन कभी रुकता नहीं है, रुकने का अर्थ है मृत्यु, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी। तो ये था साथियों हमारा राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे हम अगले राष्ट्रीय प्रतीक की तरफ आगे बढ़ें। तो साथियों अब हम चलते हैं हमारे तीसरे राष्ट्रीय प्रतीक की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक है, जो है नेशनल एंथम, यानी कि हमारा राष्ट्रीय गान। यदि राष्ट्रीय गान की बात करें तो आप सभी को मालूम है कि भाई राष्ट्रीय गान जो है हमारा वो है जन गण मन, जन गण मन। ठीक, राष्ट्रीय गान जो है साथियों हमारा वो है जन गण मन। और जो हमारा राष्ट्रीय गान है ये कई मौकों पर गाया जाता है। जब हम छोटे थे तो स्कूलों में हम गाया जाता था और हमें सावधान की मुद्रा में खड़े होना पड़ता था। ठीक, क्योंकि हम अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र गान के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते थे। आजकल कई खेलों में जब भी कोई क्रिकेट का गेम शुरू होता है या कोई भी भारतीय टीम स्पोर्ट खेलती है तो उसमें राष्ट्रगान गाया जाता है। परेड में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कई जगह ये गाया जाता है। हर देश का अपना अपना राष्ट्रगान होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसके मैंने लिख लिए हैं कि मुझे किन किन बिंदुओं के बारे में आपको बताना है, उनकी हम चर्चा करेंगे एक एक करके। इन बिंदुओं को मैंने लिख लिया कि कहीं कोई बिंदु छूट ना जाए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं साथियों इसकी रचना की। तो इसकी जो रचना है बहुत से लोगों को ये मालूम ही है कि भाई इसकी जो रचना है ये की गई थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसकी रचना की गई थी। और सर्वप्रथम ये जो रचना की गई थी ये की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा उनकी पुस्तक गीतांजलि में। गीतांजलि में इसकी रचना की गई थी। अगर बात करें कि भाई जब इसकी रचना की गई थी तब इसकी मूल भाषा क्या थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो बंगाल से रिलेट करते थे। तो इसकी मूल भाषा जो थी साथियों वो थी बांग्ला, यानी ये सर्वप्रथम बांग्ला भाषा में लिखा गया था। आपको मालूम ही होगा कि भाई जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जो कि पहले जो हमारा पश्चिम बंगाल है उसके साथ ही एक हिस्सा था पूर्व बंगाल। पूर्व बंगाल जो अलग होकर भारत से बना था बांग्लादेश। यदि बात करें बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान की तो वो भी सेम ही हैं। हिंदी में इसे जनगण मन बोला जाता है और बांग्लादेश में यही राष्ट्रगान गाया जाता है और राष्ट्रगान यही सेम है उनका, और वहाँ उसे बोला जाता है अमार शोनार बांग्ला। ठीक, तो बांग्ला इसकी मूल भाषा है। फिर इसे हिंदी में रूपांतरित किया गया, या हिंदी में मैं कहूँ ट्रांसलेट किया गया। अगर बात करें कि भाई इसे कब अपनाया गया, तो संविधान सभा द्वारा जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन, उससे ठीक 2 दिन पहले, याद रखिएगा साथियों, 24 जनवरी 1950 के दिन इसे अपनाया गया था। और जो अपनाया गया था वो था इसका हिंदी संस्करण। इसके हिंदी संस्करण को भारत का राष्ट्रीय गान बनाया गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके गाने की अवधि की, कि भाई ये कितनी अवधि में गाया जाता है, इसका स्टैंडर्ड टाइम क्या है। तो इसका जो स्टैंडर्ड टाइम है साथियों वो है 52 सेकंड। 52 सेकंड के अंदर ये स्टैंडर्ड टाइम जो है वो गाया जाता है। और वहीं अगर कभी आपसे पूछ ले कि भाई संक्षिप्त रूप में, यानी शॉर्ट फॉर्म में, संक्षिप्त रूप में इसको गाने की अवधि क्या है,
तो संक्षिप्त रूप में इसको गाने की अवधि है साथियों 20 सेकंड। जब कई मौकों पर यह संक्षिप्त रूप में गाया जाता है तो इसमें कुछ स्टार्टिंग की और कुछ लास्ट की पंक्तियां गाई जाती हैं और संक्षिप्त रूप में यह गाया जाता है 20 सेकंड के अंतर्गत। फिर अगर बात करें पंक्तियों की संख्या की तो इसके अंदर कुल 13 पंक्तियां आपको देखने को मिलती हैं। इसके अंदर साथियों आपको 13 पंक्तियां यानी कि 13 लाइंस आपको देखने को मिलती हैं। और वहीं बात कर लें कि ये सर्वप्रथम कब गाया गया था, कभी तो ये इसको पहली बार गाया गया होगा, तो आपको मैं बता दूं कि सर्वप्रथम भाई 27 दिसंबर के दिन, 27 दिसंबर सन था 1911 और कलकत्ता के राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता के राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यह गाया गया था। और उस समय जो अध्यक्ष थे उस राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के, उस समय जो अध्यक्ष थे साथियों वो थे पंडित विशन नारायण धर। पंडित विशन नारायण धर उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो कि 27 दिसंबर 1911 के दिन हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। तो सर्वप्रथम ये तभी गाया गया था। ठीक, तो एक बार फिर से देख लेते हैं साथियों कि हमारा जो नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान है जो कि है जनगण मन। जनगण मन जो है उसकी रचना आपको मालूम है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी और सर्वप्रथम गीतांजलि पुस्तक में उनके द्वारा ये रचना की गई थी। अगर बात करें इसकी मूल भाषा की तो इसकी मूल भाषा बांग्ला है। सबसे पहले ये बांग्ला भाषा में इसकी रचना की गई थी, फिर इसका अनुवाद हुआ हिंदी संस्करण में। अगर अपनाने की बात करें तो 24 जनवरी 1950 संविधान जब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 के दिन, उससे ठीक 2 दिन पहले ये अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा इसे राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया गया था। वहीं बात करें इसके गाने की अवधि की तो इसको स्टैंडर्ड टाइम जो है 52 सेकंड में ये गाया जाता है पूर्ण रूप से। और वहीं बात कर लें कई मौकों पर यह संक्षिप्त रूप में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में भी गाया जाता है, तब इसके लिए समय लगता है आपका 20 सेकंड। अगर बात करें इसकी पंक्तियों की संख्या की तो इसमें कुल 13 पंक्तियां हैं। वहीं सर्वप्रथम इसे 27 दिसंबर 1911 के दिन कलकत्ता के अधिवेशन में, राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, जिस समय इसके अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण धर, तब इसे पहली बार गाया गया था। तो साथियों ये था हमारा तीसरा राष्ट्रीय प्रतीक जो है राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे हम चौथे राष्ट्रीय प्रतीक की तरफ चलते हैं। तो साथियों अब चलते हैं हमारे चौथे राष्ट्रीय प्रतीक की तरफ जो है हमारा राष्ट्रीय गीत यानी कि नेशनल सॉन्ग। तो आपको मालूम है कि भाई हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम, ठीक, वंदे मातरम जो है वो हमारा राष्ट्रीय गीत है और कई मौकों पर राष्ट्रीय त्योहारों पर ये गाया जाता है। ठीक, यदि सबसे पहले बात करें इसकी रचना की तो इसकी जो रचना है साथियों वो की गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा अपने उपन्यास में की गई थी और इनका जो उपन्यास था उसका नाम था आनंद मठ। इन्होंने एक उपन्यास लिखा था आनंद मठ, उसके अंतर्गत इसकी रचना की गई थी वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की, आनंद मठ। तो ये तो हुई उसकी रचना की बात। यदि बात करें इसकी मूल भाषा की यानी किस भाषा में इसकी रचना की गई थी तो इसकी रचना की गई थी साथियों संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में ये गीत आपको देखने को मिलता है, मूल भाषा इसकी संस्कृत है। अगर बात करें ये कब अपनाया गया था तो इसके अपनाने की तिथि भी सेम है जब हमारा राष्ट्रीय गान अपनाया गया था यानी कि 24 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उससे ठीक 2 दिन पहले की तिथि। और यही वो तिथि है जिस दिन हमारा राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। यदि इसको गाने की अवधि की बात करें साथियों तो इसको गाने की अवधि है 1 मिनट और 5 सेकंड।
1 मिनट और 5 सेकंड, या हम कह लें 65 सेकंड इसको गाने की अवधि है। स्टैंडर्ड टाइम जो लिया जाता है इसको गाने के लिए 65 सेकंड लिया जाता है। अब बात करते हैं कि भाई ये सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो सर्वप्रथम साथियों 1896 में कलकत्ता का ही अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता में वही सेम राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता के राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 में सर्वप्रथम ये गाया गया था। ठीक, और इसके जो अध्यक्ष थे उस समय, इसके जो अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष जो थे वो थे रहीमतुल्लाह सयानी। इनकी अध्यक्षता में ये गाया गया था कलकत्ता के अधिवेशन 1896 में। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कब इसकी रचना हुई, तो ये 1882 में इसकी रचना की गई थी। तो साथियों हमने बात की हमारे नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रीय गीत की, जो कि है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम की जो रचना है वो की गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। इन्होंने एक उपन्यास लिखा था 1882 में, आनंद मठ, उसमें इसकी रचना की गई थी, जिसकी मूल भाषा है संस्कृत। साथ ही साथ अगर इसकी अपनाने की बात करें तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा राष्ट्रीय गान भी अपनाया गया था। गाने की अवधि की बात करें तो गाने की अवधि है कुल 65 सेकंड, 1 मिनट 5 सेकंड में ये गाया जाता है। और सर्वप्रथम इसको गाने की बात करें तो सर्वप्रथम ये 1896 में कलकत्ता में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी जी। तो साथियों ये था हमारा चौथा राष्ट्रीय प्रतीक, जो कि था राष्ट्रीय गीत। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। तो अब थोड़ा जल्दी से समझते हैं कुछ और राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। हमारा जो 5वां राष्ट्रीय प्रतीक है, जो कि है राष्ट्रीय पंचांग। पंचांग जो कैलेंडर हम यूज़ करते हैं आजकल, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो यूज़ किया जाता है, जिसके अनुसार हम 2022 में चल रहे हैं। यदि हम बात करें राष्ट्रीय पंचांग की तो ये है हमारा शक संवत। शक संवत जो है हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। अगर बात करें इसकी शुरुआत की तो ये शुरू हुआ था 78 ईस्वी से, यानी ईस्वी जब शुरू हुई थी उसके 78 वर्ष बाद ये माना जाता है। वहीं अगर बात करें इसके प्रथम माह की तो चैत्र का जो महीना होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, वो इसका प्रथम माह है। और अंतिम माह यानी कि अंतिम महीना, आखिरी महीना जो रहता है वो रहता है फाल्गुन। ठीक, तो हमने बात की राष्ट्रीय पंचांग की, जो कि है शक संवत। इसकी शुरुआत हुई थी साथियों 78 ईस्वी में, ग्रेगोरियन कैलेंडर के 78 वर्ष बाद। और प्रथम माह चैत्र एवं अंतिम माह होता है फाल्गुन। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे हम कुछ और राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बात करेंगे। तो साथियों अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करते हैं। 2 बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक, एक तो नेशनल एनिमल यानी हमारा पशु, राष्ट्रीय पशु, और नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी। तो साथियों आपको मालूम ही है कि भाई जो राष्ट्रीय पशु है हमारा वो है टाइगर यानी कि बाघ। और राष्ट्रीय पशु जो बाघ है, हमारे यहाँ जो प्रजाति पाई जाती है जिसे राष्ट्रीय पशु माना जाता है बाघ के रूप में, तो वो है रॉयल बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है, यानी कि जो टाइगर है बाघ। और दूसरी तरफ अगर बात करें राष्ट्रीय पक्षी की तो वो है, आपको मालूम ही है, पीकॉक यानी कि मोर। अगर बात करें राष्ट्रीय पशु यानी बाघ के वैज्ञानिक नाम की, वैज्ञानिक नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा जो बाघ का वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। कभी कभी इतना भी बोल दिया जाता है, पूछ लिया जाता है पैंथेरा टाइग्रिस, पूरा नाम बोलेंगे तो पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस।
ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, और अगर बात करें भाई मोर की, तो मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। ठीक, मोर में ऊ की मात्रा आ रही है और पावो में वा पे भी ऊ की मात्रा आ रही है, पावो मोर। ठीक, और टाइगर में पैंथेरा टाइग्रिस। देखो टाइग्रिस, इसमें भी टाइगर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर बात करें कि भाई जो राष्ट्रीय पशु है वो कब बना, तो वन्य जीव अधिनियम लागू हुआ था सन 1972 में। उसी साल टाइगर को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला, और यह वही साल था जिस साल मोर को भी राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक, अगर बात करें भाई टाइगर की थोड़ी सी और बात करें, तो 1973 में साथियों टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था टाइगर की संख्या को बढ़ाने के लिए, और वो चलाया गया था मिस्टर कैलाश सांखला के नेतृत्व में। और जो कैलाश सांखला हैं, इन्हीं को अपन टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने 1973 में इनके नेतृत्व में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था टाइगर्स को बचाने के लिए, तो इसीलिए इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, मिस्टर कैलाश सांखला। ठीक, तो हमने बात की साथियों नेशनल एनिमल यानी कि राष्ट्रीय पशु की, जो है टाइगर या बाघ, जो कि असल में रॉयल बंगाल टाइगर है, जिसे हम राष्ट्रीय पशु मानते हैं। ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस है, और ये राष्ट्रीय पशु बना था 1972 में। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, जो टाइगर्स के संरक्षण के लिए और टाइगर्स की गिनती को बढ़ाने के लिए चलाया गया था मिस्टर कैलाश सांखला के नेतृत्व में, इसीलिए इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें भाई नेशनल बर्ड की यानी कि राष्ट्रीय पक्षी की, तो जो है हमारा पीकॉक यानी कि मोर, बड़ा ही सुंदर पक्षी होता है। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम है इसका पावो क्रिस्टेटस, और इसको भी सन 1972 में यानी कि वन्य जीव अधिनियम जब लागू हुआ था उसी समय इसको भी राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त हुआ था। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि भाई जब टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु बना था, उससे पहले लगभग 1967 तक जो हमारा राष्ट्रीय पशु था वो था शेर यानी कि लॉयन को राष्ट्रीय पशु माना जाता था। लेकिन जो लॉयन है वो केवल गिर के अभयारण्य में पाए जाते थे गुजरात में, तो पूरे भारत में उनकी संख्या नहीं पाई जाती थी, ज़्यादातर मतलब कम क्षेत्र में मौजूद थे, तो इसीलिए 1967 में शेर से राष्ट्रीय पशु का दर्जा हटा दिया गया, और 1972 में टाइगर को हमारा राष्ट्रीय पशु बनाया गया। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 8वें राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय फ्लावर यानी कि राष्ट्रीय पुष्प जो है राष्ट्रीय फ्लावर, आपको मालूम ही है ये है लोटस यानी कि कमल का फूल। यदि इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें साथियों तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है नेलुम्बो न्यूसिफेरा। नेलुम्बो न्यूसिफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है। कमल के फूल का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो धन की देवी हैं लक्ष्मी जी, वो कमल के फूल पर विराजमान होती हैं, और पृथ्वी का जो उदय है वो एक खिलते हुए कमल के फूल से माना जाता है। ठीक, तो हमारा जो राष्ट्रीय फ्लावर यानी कि जो राष्ट्रीय पुष्प है कमल का फूल यानी कि लोटस, जिसका वैज्ञानिक नाम है नेलुम्बो न्यूसिफेरा। वहीं अगर बात करें राष्ट्रीय मुद्रा की यानी कि नेशनल करेंसी की, तो आप सभी को मालूम है रुपया। रुपया जो है हमारा राष्ट्रीय भाई मुद्रा है, हमारी राष्ट्रीय करेंसी है। इसका जो आधिकारिक चिन्ह है, इसका चिन्ह जो है वो है साथियों कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से आपको चिन्ह देखने को मिलता है। इस चिन्ह को साथियों अपनाया गया था। इस चिन्ह की अगर मैं बात करूं तो इस चिन्ह को 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। 15 जुलाई 2010 के दिन अपनाया गया था ये चिन्ह, जो रुपए का
चिन्ह है, इससे पहले सीधा सीधा रुपया बोला जाता था, कुछ इस तरीके से ये लिख दिया जाता था, ठीक। और 15 जुलाई 2010 को इस रुपए के चिन्ह को अपनाया गया, जो कि हाँ है हमारी राष्ट्रीय मुद्रा। यदि बात करें भाई इस रुपए के चिन्ह को डिज़ाइन किसने किया, तो इसको डिज़ाइन मतलब इसको आकार जो दिया था, इसका आकार डिज़ाइन किया था डी उदय कुमार द्वारा। डी उदय कुमार द्वारा इसका डिज़ाइन बनाया गया था और ये 15 जुलाई 2010 के दिन आपका ये चिन्ह लागू किया गया था, ठीक। ये नया चिन्ह बना था रुपया का। तो हमने बात की अभी राष्ट्रीय फ्लावर या राष्ट्रीय पुष्प जो कि है कमल, निलिम्बो न्यूसिफेरा, और राष्ट्रीय मुद्रा जो है रुपया, जिसका चिन्ह कुछ इस तरीके का है। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों कुछ और राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करते हैं। अब चलते हैं नेशनल फ्रूट की तरफ, जो है राष्ट्रीय फल। भाई राष्ट्रीय फल की बात करें तो आपको मालूम है ये है मैंगो, यानी कि आम। आम जो है हमारा राष्ट्रीय फल है, जो फलों का राजा भी कहलाता है, फलों का राजा भी कहलाता है, ठीक। तो फलों का राजा आम जो कि है हमारा राष्ट्रीय फल। और वहीं बात करें इसके साइंटिफिक नेम की, शॉर्ट में लिख रहा हूं साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम की, तो इसे बोला जाता है मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका के नाम से ये जो है साइंटिफिक नाम है इसका ये जाना जाता है और फलों का राजा कहलाता है। तो फलों का राजा तो है भाई आम। और क्या आपको मालूम है कि सब्जियों का राजा कौन है? सब्जियों का राजा जब नाम आता है तो बहुत से लोग आलू का नाम लेते हैं, जबकि आलू नहीं है। मैंने एक बचपन में कहानी पढ़ी थी तो उससे मुझे पता चला कि भाई जो सब्जियों का राजा है वो है आपका बैंगन। कई लोग तो इसलिए भी मानते हैं कि भाई उसके सर पे एक ताज जैसी कलंगी सी होती है, तो इसलिए वो सब्जियों का राजा है। वास्तव में बैंगन में काफ़ी लाभकारी गुण होते हैं, जिस वजह से उसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। तो साथियों ये हमारा जो नेशनल फ्रूट है वो है मैंगो, ठीक। नेशनल हेरिटेज एनिमल की बात करते हैं जो है एलिफेंट। ध्यान रखिएगा, नेशनल एनिमल टाइगर है और नेशनल हेरिटेज यानी कि राष्ट्रीय विरासत पशु की बात की जाएगी तो वो है हाथी। हमारे जो एशियाई हाथी हैं, एशियाई हाथी, ठीक, उसी को हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल माना जाता है। अगर बात करें कि ये नेशनल हेरिटेज कब इसे माना गया, तो 22 अक्टूबर 2010 को इसे राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा दिया गया। इससे पहले 1992 में 1992 में हाथी के लिए यानी हाथी संरक्षण परियोजना भी चलाई गई थी। हाथी संरक्षण परियोजना, हाथियों को बचाने के लिए। और अगर कभी आपसे यह भी पूछ लिया जाए कि भाई सर्वाधिक हाथी किस राज्य में देखने को मिलते हैं, यानी सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा हाथी आपको भारत के किस राज्य में देखने को मिलेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि केरल राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। तो साथियों हमने बात की नेशनल फ्रूट की जो कि है मैंगो यानी कि आम, जिसे हम मैंगीफेरा इंडिका बोलते हैं साइंटिफिक नेम में, जो कि फलों का राजा है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि सब्जियों का राजा जो है बैंगन को माना जाता है। और अगर राष्ट्रीय सब्जी की बात करें तो वो शायद है पंपकिन, ठीक, कद्दू को राष्ट्रीय सब्जी का दर्जा दिया गया है। नेशनल हेरिटेज एनिमल की अगर बात करें तो भाई एलिफेंट यानी कि हाथी जो है एशियाई हाथी। और बात करें इसको अपनाने की तो भाई 22 अक्टूबर 2010 को इसे राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा दिया गया। 1992 में उससे पहले हाथी संरक्षण के लिए परियोजना भी चलाई गई थी। और भारत में सर्वाधिक हाथी जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके केरल राज्य में। तो उम्मीद करता हूं साथियों ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे हम आगे बढ़ते हैं। साथियों तो लगभग हम अंतिम पड़ाव पे हैं आज के इस लर्निंग पे। तो कुछ और भारत के कुछ अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों की ओर बात कर लेते हैं जिनको सीधे तौर पर आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंतर्गत। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई राष्ट्रपिता की। तो आप सभी को मालूम है राष्ट्रपिता जो हैं वो है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का, फादर ऑफ नेशन का दर्जा प्राप्त है। तो राष्ट्रपिता हैं हमारे महात्मा गांधी जी।
फिर आता है राष्ट्रीय वाक्य। राष्ट्रीय वाक्य की साथियों अगर बात करें तो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। अच्छा, सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद, ठीक, मुंडकोपनिषद से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है कि सत्य की सदा ही जीत होती है। ये जो वाक्य है सत्यमेव जयते, ये हमारे राष्ट्रीय चिन्ह यानी अशोक स्तंभ जो है उस पर भी लिखा हुआ होता है। ठीक है। यदि बात करें राष्ट्रीय नारा का तो ये भी आपका वही है, राष्ट्रीय नारा भी है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, सत्य की सदा ही जीत होती है। तो जितने भी मेरे साथी तैयारी कर रहे हैं तो वो सच्चाई से तैयारी करें, क्योंकि सत्य की सदा ही जीत होती है, यही हमारा राष्ट्रीय नारा भी है। अच्छा, कुछ लोगों के माइंड में ऐसी भी चीज़ें आती हैं कि आजकल, कभी कुछ समय पहले ही अभी रीट का एग्ज़ाम हुआ तो रीट का एग्ज़ाम लीक हो गया था, तो हमारे भी माइंड में बातें चलती हैं कि सत्य गया भाड़ में, हम भी पेपर आउट करवा लेते हैं और कुछ बन जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि भाई झूठे तरीके से प्राप्त की गई कोई भी चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती है। अभी मेरे एक पास में ही मिलने वाले हैं, तो पहले वो एक गवर्नमेंट नौकरी में थे और वो ऐसे ही थोड़े फर्जीवाड़े से लग गए थे, लेकिन बाद में उनकी जांच हुई तो जो कुछ था उनके पास वो सब कुछ चला गया और बेचारे प्राइवेट नौकरी करने को मजबूर हो गए और काफ़ी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा। ठीक, तो इसका भी ध्यान रखिएगा और सत्यमेव जयते को सदा ध्यान रखिएगा कि सत्यमेव जयते जो है वही हमारा राष्ट्रीय नारा है, वही हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। और ये बात सत्य भी है, जो सच्चाई से तैयारी करेगा, मेहनत करेगा, लगातार तैयारी करेगा, उसको एक दिन ज़रूर सफलता पर मिलेगी। ठीक, तो सत्यमेव जयते। अगर बात करें भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार की तो आपको मालूम ही है, ये है भारत रत्न। भारत रत्न, ठीक। अच्छा, क्या आपको मालूम है कि भाई भारत रत्न जब मिलता है तो उसके साथ कितनी राशि आपको प्रदान की जाती है? अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं, मालूम है तो अच्छी बात है। भारत रत्न जब मिलता है तो उसमें पुरस्कार में कोई राशि नहीं दी जाती, क्योंकि भारत रत्न जो है भाई भारत का रत्न, भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति। ठीक, यदि जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिल रहा है तो ऐसा माना जाता है उसको पैसों की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वो तो वैसे ही भारत का रत्न है, तो उसे कोई राशि नहीं दी जाती है। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें राष्ट्रीय लिपि की तो राष्ट्रीय लिपि जिसमें कई भाषाएं लिखी जाती हैं वो है साथियों देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में केवल हिंदी ही नहीं कई अन्य भाषाएं भी लिखी जाती हैं। ठीक, इसके बाद बात करें राष्ट्रीय वृक्ष की तो राष्ट्रीय वृक्ष जो है साथियों वो है बरगद का वृक्ष, जिसे हम वट वृक्ष भी कहते हैं, वट वृक्ष। और साइंटिफिक नेम शायद इसका है बेंगालेंसिस कुछ करके है, आप सर्च कीजिएगा उसे। तो बरगद जो है वट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जो है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष। फिर अगर बात करें राष्ट्रीय जलीय जीव की तो ये है आपकी डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है वो राष्ट्रीय जलीय जीव है या नेशनल एक्वेटिक एनिमल इसे कह सकते हैं, जिसे हम गैंगेटिक डॉल्फिन के नाम से भी जानते हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन, ये है हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जीव। फिर अगर बात करें राष्ट्रीय नदी की तो सभी को मालूम है सभी के पापों को धोने वाली गंगा नदी, एक पवित्र नदी, गंगा नदी जो है वो है हमारी राष्ट्रीय नदी। ठीक, अगर राष्ट्रीय दस्तावेज की बात करें, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जो श्वेत पत्र हैं, श्वेत पत्र व्हाइट पेपर्स जो हैं वो आपके राष्ट्रीय दस्तावेजों के तौर पे जाने जाते हैं। अब आखिर में अगर हम बात करें राष्ट्रीय त्यौहार की तो आपके कुछ प्रमुख राष्ट्रीय त्यौहार हैं, जैसे 15 अगस्त, ठीक, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, इसके अलावा 14 नवंबर और इसके अलावा 5 सितंबर भी है। ठीक, एक एक की बात करते हैं। 15 अगस्त जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं, 15 अगस्त 1947 के दिन हमें आज़ादी मिली थी, इसीलिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर बात करें यदि 26 जनवरी की तो 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था और इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।
बात करें 2 अक्टूबर की, तो गांधी जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है। इस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 14 नवंबर की, तो 14 नवंबर जो कि साथियों बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस मनाया जाता है। वो बच्चों से बड़ा ही प्रेम करते थे, इसीलिए उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगर बात करें 5 सितंबर की, तो ये वो दिन है जो मेरे और आप जैसे लोगों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। ये है आपका शिक्षक दिवस, यानी कि टीचर्स डे। इस दिन हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति, ठीक, दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। वो भी एक शिक्षक थे, तो उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों, ये थे कुछ अन्य भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो सीधे तौर पर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। आप इनको नोट कीजिएगा, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो साथियों, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये थी आज की हमारी ईवीएस की क्लास, जिसमें हमने नेशनल एम्बलम्स यानी राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि भाई ये जो जानकारी है आपके भविष्य में कहीं ना कहीं काम आएगी, और आपके भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी आप देने वाले हैं उनमें आपकी ये सहायता करेंगे। तो साथियों, इसी के साथ वक्त हो चला है कि भाई विदा लेने का। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। साथ ही साथ लाइक और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो चैनल है राज लर्निंग क्लासेस, इसी के नाम से, राज लर्निंग क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। ठीक, तो साथियों, अब वक्त है विदा लेने का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। नमस्कार।